हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। तो आज मैं ना पॉलिटी का मैं नागरिकता और उससे जो रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वो मैं बता दी हूँ। और उसके जो PIUL और NRI के बारे में जो डिफरेंट मतलब अंतर है दोनों में, वो भी बता दी हूँ। आप देख लीजिएगा प्रीवियस क्लास। और क्या बोलते हैं, जो अनुसूचियां हैं ना, टोटल 12 अनुसूचियां, उसके बारे में मैं विस्तार से बताई हूँ और उससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दी हूँ। तो पॉलिटी का अभी मैं चल रहा है, मैं सोच रही हूँ अभी कुछ दिन पॉलिटी का कर लूँ और कुछ ज्योग्राफी का, तो साथ साथ में लेके चलूंगी। फिर उसके बाद में देखूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। अभी पॉलिटी में काफी है। तो अभी आज मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाऊंगी। देखिए पहले और भी है, इसकी पहले फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ अभी छोटे छोटे पोर्शन ना निकाल दूं। फंडामेंटल राइट्स ना एक क्लास में नहीं होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर है, तब भी 1 घंटा। आज भी क्लास लेंदी होगा। देखिए अब मैं शॉर्टकट में तो पढ़ा नहीं सकती ना, जो है उसको तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो आपको पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी छूटा तो क्लास में नहीं बनेगा। आप क्लास को छोड़िएगा तो ये छोड़ देगा फिर आपको, है ना। तो आपको ध्यानपूर्वक आपको क्लास करना होगा। देखिए बुक्स में पढ़ना और एक मैं उसको क्रस निकाल के इसमें बताती हूँ, तो बहुत ईजी हो जाता है। मान लीजिए बुक में आप कितना परसेंट समझेंगे, 30%। एक बार में पढ़ेंगे, 2 बार में तो 40%, ऐसे करके समझ में आता है। बट मैं जब क्लास में समझा दूंगी, फिर जाके पढ़ेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, फिर जाके पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, तो काफी इजी पड़ेगा। आप एक बार देख लेंगे आजमा के ये ना, जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आज मैं DPSP करवाती हूँ और जो प्रीवियस ईयर क्लास है आप जाके देखेंगे, आपके लिए ही बेनिफिट है। और काफी मतलब इजी के तरीके से समझाया हुआ है। जहां भी आपको कमी लगे बताएंगे, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है और जो कभी समाप्त नहीं होती। तो इस पूंजी को संजोगे रखें और मतलब कि मतलब कि एक स्टेज बाय स्टेज को निकाल के यूज करें। जहां पे इसका खर्च करना हो वो करे, मगर एक बार इकट्ठा कर ले, है ना। तो ये समाप्त नहीं होता है। बोलते नहीं, जितना भी यूज करे ये कम ही नहीं होता है ना। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और करते रहे, सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे। तो आज मैं DPSP का क्लास स्टार्ट करती हूँ। देखिए पहले क्या है ना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। तो क्या है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग में अभी मैं सीधे पूरा दिखाऊंगी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DPSP, ठीक है। तो ये फिगर में बताई हूँ कि फिगर में क्यों देती हूँ, क्योंकि अगर हाँ एक बार हम फिगर देख लेते ना, तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंस नहीं है, पर थोड़ा सा क्लास को मजेदार बनाने के लिए और अच्छा लगने के लिए मैं पॉलिटी में क्या ही DPSP में क्या ही डालू, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP अनुच्छेद कितना में है, तो 36 से लेकर 51 तक। ये ना सारे एग्जाम में बहुत पूछता है, आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर को ना उठा के, कि कभी 48A में क्या मेंशन है, या फिर 48A का मेंशन जो है वो दे देगा, और वो कौन से आर्टिकल्स में है मैच करने के लिए भी देता है। UP PCS जितने भी PCS एग्जाम है, कम्पिटेटिव रेलवे, NTPC, बैंकिंग या UPSC या IAS, बहुत सारे क्वेश्चन है हर एग्जाम में ना पूछता ही है। फंडामेंटल राइट से, DPSP से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, है ना। तो राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति का इशू चल रहा है, मैं बाद में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा ये सब ना समझते जाएं, फिर इजी हो जाएगा आपके लिए भी। तो चलिए कोई स्टार्ट करते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP का संवैधानिक आधार क्या है ना, कि किस आधार पे ये लाया गया है संविधान में। यह प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस होता है। जहां जहां इंपॉर्टेंस होगा मैं उसे घेरे डाल दूंगी। तो कभी कभी पूछ लेते हैं किस किस भाग में है ना। कल मैं भाग 4A के फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई हूँ ना, तो आज है 4। तो ये अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद भी पूछता है कि DPSP कितने कितने आर्टिकल्स में मेंशन है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है मैच करने के लिए ना। तो 36 से 51 तक ये है मतलब राज्य के नीति निर्देशक तक। तो इसका आधार है आयरलैंड। तो ये कहीं से, क्योंकि बोरोविंग कॉन्स्टिट्यूशन है अपना इंडिया का जो संविधान है, तो वो क्या होता है, उधार का संविधान बोलते हैं ना। कभी आयरलैंड से कुछ ले लिया, इंग्लैंड से कुछ ले लिया, अमेरिका से कुछ ले लिया, जापान से कुछ ले लिया। तो सभी का क्रश है, मतलब एक तरह का अच्छा ही बोलिएगा कि जिस देश में जो अच्छा है वहाँ का कानून, उसको वहां से ला के उधार में, और यहाँ एक अच्छा सा संविधान बनाया गया है ना, यहाँ के जनता के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो DPSP का आधार है, ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। इंपॉर्टेंस है, ओके। तो मैं इसलिए घेरा डाल दे रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है यह तत्व न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू योग्य नहीं है ना।
ये न्यायालय ना डायरेक्ट नहीं लागू करवा सकता है कि तुम्हें पंचायत में, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी कि क्या कैसे मेंशन है, तो ये मतलब कि डायरेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट वैसे है। और ये पॉइंट है देखिए, लेकिन ये राज्य के शासन संचालन के दिशा निर्देश माने जाते हैं, मगर जो गवर्नमेंट से दिशा निर्देश दिया जाता है वो माने जाते हैं, है ना। तो बोलते हैं इसको प्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से है, पर प्रत्यक्ष रूप से ये डायरेक्ट ये क्या बोलते हैं, न्यायालय द्वारा मानने योग्य नहीं है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या है, डीपीएसपी लाने के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में देखेंगे, मैं अलग अलग कैटेगरी कर दूं ताकि जो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंस है। अब इसके बारे में जेपीएससी का मेंस जब मैं लिखी थी और बीपीएससी का, तो इसमें डिफरेंस बताने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटी पे कैसे भारी है, मतलब किसी तरह का क्वेश्चन था। तो अब देखेंगे कि उद्देश्य क्या है इसका। तो जब हम इसका समरी जानेंगे ना, तो इससे रिलेटेड कितना भी क्वेश्चन पूछ देगा तो हमसे हो जाएगा, है ना, हम लोग से हो जाएगा। तो पहले उद्देश्य देखेंगे कि समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का स्थापित करना, कि जो डीपीएसपी लाया गया ये आर्टिकल 31 से कितना 31 से था ना, हाँ सॉरी 36 से 51 क्यों रखा गया है ना। तो इसमें राज्य में, देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना ना, फिर भारत को एक कल्याणकारी राज्य, है ना, वेलफेयर स्टेट, जैसे अमेरिका पूंजीवादी हो गया, पर ये हमारा समाज कैसे, समाजवादी, है ना, समाजवादी मिश्रित है दोनों का, पूंजीवादी। अभी तो पूंजीवादी और समाजवादी में बाद में पढ़ाऊंगी, ये भी चैप्टर है, जब मैं संविधान का विशेषता पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें समाजवादी और पूंजीवादी क्या है उसमें बताऊंगी मैं। तो अभी इतना में इतना रख ले, लेंदी होगा क्लास, तो आप पर पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, जब करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, चलिए, तो भारत को एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सरकार को नीति और कानून बनाने का मार्गदर्शन देना, जो रूल है मतलब कि नीति नियम बनाने का, कानून बनाने का मार्गदर्शन देना भी डीपीएसपी काम करता है ना। चलिए, अब डीपीएसपी के प्रमुख वर्गीकरण क्या है, तो नीति निर्देशक तत्वों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है ना। तो देखिए आर्टिकल्स में वहाँ कुछ कुछ ये इंपॉर्टेंस है जो वहाँ पे नहीं है, तो आप मेंशन मैं लिख के दी हूँ पेन से, बट देख लेंगे आप, है ना। वो मैं थोड़ा सा टाइप करवाना अच्छे से बता नहीं पाई तो टाइप नहीं हो पाई, पर मैं इसमें मेंशन कर दी हूँ, कोई आर्टिकल्स नहीं छूट रहा है। ठीक है, आप डरिए नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। देखिए अभी 100% मैं अपने तरीके से देती हूँ, थोड़ा मोड़ा कहीं कमी लग जाए तो आप बताएंगे मैसेज करके, है ना, क्योंकि आप बुक से भी आप लोग पढ़ते ही हैं। तो चलिए, मैं इजी बनाने के लिए क्लास ले रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छा हो जाए, कि क्वेश्चन ना छूटे। इससे मुझे नहीं लगता अगर इतना कर लेंगे तो आप देख लेंगे मेरा क्लास करके और फिर प्रीवियस ईयर बना के ना। चलिए ठीक है, तो डीपीएसपी के प्रमुख वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है ना। तो पहला है सामाजिक तत्व, तो इसका उद्देश्य क्या है, जो समाजवादी तत्व में उद्देश्य क्या है समाजवादी तत्व लाने का, तो इसमें है सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाना ना, समाज को आर्थिक, कोई गरीब है तो उसको, जैसे कि एक आर्टिकल्स में है कि मान लीजिए किसी के पास वकील का, गरीब आदमी है, उसके साथ क्राइम हो गया है ना, तो उसके पास पैसा नहीं, तो वकील कहाँ से करेगा, तो सरकार क्या करती है ना, इसको समान न्याय के लिए इनको सहायता करती है, वकील, सरकारी वकील होते हैं ना, तो उनको लड़ने के लिए इनके पक्ष में देती है, तो वो आर्थिक हो गया, है ना। सामाजिक न्याय जैसे ST SC हो गया, उनके लिए कार्य करती है ना। तो इसी तरह का सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए सामाजिक तत्व है। तो अभी इसमें देखिए कुछ कुछ है ना अनुच्छेद है, जैसे कि सामाजिक न्याय से कौन कौन सा ये भी पूछता है। अब ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल्स दे देगा 38, है ना, तो 38 वह किस तरह का नीति निर्देशक तत्व है, तो आप बोल देंगे समाजवादी, है ना। तो ये इसीलिए मैं इसको देखिए जो समाज, इसे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप जब पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको ना अलग अलग कर दी हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये सामाजिक तत्व में कौन कौन से आर्टिकल्स, आप देखेंगे उठा के ना क्वेश्चन, मैं कोई हवा में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ, कहाँ कहाँ ध्यान देना है ना आप लोग को, कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन, वो सारा मैं बताते जाऊंगी, आप टेंशन ना करें। ठीक है, अब देखेंगे, एक बार मेरा क्लास करेंगे और एक दो बार देखेंगे। अब एक बार में तो मैं नहीं बोलती हूँ, देखिए कोई भी महान नहीं बन जाता एक दो बार में, तो अब ध्यान देंगे उसमें। तो इसमें देखिए कि जो समाजवादी तत्व में आर्टिकल्स कौन सा, एक बार देख लेंगे सरसरी नजर से। 38 हो गया, 39 हो गया, 39A हो गया, 41 हो गया और 42 हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या है, एक तो सेंटेंस पढ़ने के बाद, मगर देखिए मान लीजिए सेंटेंस नहीं दिया और आर्टिकल्स दे दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना।
तो इसी वजह से आपको ये ध्यान देना है कि 38 में क्या है, राज्य का सामाजिक न्याय व्यवस्था को बनाए रखना है ना। और 39 में क्या है, नागरिकों के अधिकार, जीविका, समान वेतन, बचपन की सुरक्षा, ये क्या दिया 39 में ना, 39 में। ओके, तो जीविका और समान वेतन, कभी कभी ना ये क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, कि डीपीएसपी में किस आर्टिकल के तहत समान वेतन की बात कही गई है। तो कौन सा होगा, 39, ठीक है। और बचपन की सुरक्षा किस आर्टिकल। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो ये यहाँ ध्यान देंगे कि वो सेंटेंस क्या क्या बोल रहा है। जब क्वेश्चन बनाने वाले कहीं भी उठा वो देखते हैं कि आप कितना बारीकी से उसको जानते और समझते हैं ना। तो ये अनुच्छेद 39A का क्या बोल रहा है कि निःशुल्क विधिक सहायता और सम्मान न्याय, ये 42वां संशोधन में जोड़ा गया था, इसीलिए उस आर्टिकल्स में नहीं है। आप तो ये देख लेंगे। ये भी पूछा जाएगा कि जो आर्टिकल्स 39A है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है ना। तो ये 42वां संशोधन। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा मैं बता दे रही हूँ, एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, मेरा क्लास सुने, और कभी कभी काम भी कर रहे हो तो हेडफोन लगा के सुने, ठीक है। चलिए, अब अनुच्छेद 41 क्या बोल रहा है, काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार देता है ना, ये 41 बोल रहा है। फिर 42 क्या है, श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियों और मातृत्व सहायता, ये भी कभी कभी मातृत्व सहायता किस में आता है, श्रमिकों के लिए कौन सा आर्टिकल्स है, तो ये 42 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 आर्टिकल जो सामाजिक न्याय की बात करती है, ठीक है ना। टोटल 20-21 आर्टिकल्स है टोटल। हाँ, और इधर और भी है, देखिए 43 है ना। 43 में क्या है कि श्रमिकों के लिए जीविका पार्जन योग्य वेतन और सभ्य जीवन स्तर। तो देखिए कहीं से भी उठा देगा ना कि श्रमिकों के लिए योग्य वेतन, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ही काम कर रहा है, मान लीजिए मनरेगा में काम कर रहा है एक ही जगह, देखिए अलग अलग जगह का अलग अलग वेतन होता है, यूपी का अलग है, झारखंड का अलग है, बिहार का अलग है, उसमें नहीं कंपेयर करना। ओके, अब मान लीजिए एक जगह है तो औरत बोल के ना इसका वेतन 100 रुपया दे रहा है और आदमी को 150 दे रहा है, तो ऐसी असमानता के लिए ये कार्य करता है ना। तो श्रमिकों के लिए जीविका पार्जन योग्य वेतन तथा सभ्य जीवन स्तर के लिए आर्टिकल्स, और ये भी सामाजिक तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर मैं पूरा बता दूंगी कि कितने आर्टिकल्स है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 43A में भी, इसमें एक 43B भी होगा, उसको मैं बताऊंगी आगे। तो अनुच्छेद 43A में उद्योगों में श्रमिकों की सहभागिता, देखिए ये भी, और 43B ये भी जोड़ा गया था कि तब 42वां संशोधन में द्वारा, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो 43 उद्योगों की श्रमिकों की सहभागिता, ये भी 42वां संशोधन। और एक और था ना इधर, देखिए इसमें ना आप जब ये PDF निकालना होगा तो आप बोलेंगे आप लोगों को PDF चाहिए तो इसमें हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि ध्यान रहेगा ना इसमें, ठीक है। फिर मैं गंदा ज़्यादा कर देती हूँ ना, चलिए कोई नहीं, अभी मैं कम गंदा करूँगी। तो देखिए अब 47 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 47 क्या बोल रहा है कि पोषण स्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, मादक पदार्थों का निषेध। देखिए बहुत सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर उठा के देंगे, घटना चक्र देखेंगे, या कोई भी और भी जो प्रीवियस ईयर आपका है, JPSC, BPSC या फिर UPPCS, IAS, उसमें देखिएगा बहुत सारे में पूछा है कि जो मादक पदार्थों का जो मनाही है ना, जो DPSP किस आर्टिकल के तहत है, तो 47 के अंतर्गत है ना। तो जो जो इम्पोर्टेंस है ना मैं उसको गोल कर दे रही हूँ। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य भी, स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है जो सरकार, राज्य सरकार करती है, तो किस आर्टिकल्स के तहत है, तो ये सब हो गया। चलिए आगे। आज लंबा होगा क्लास और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना, या फिर मैं नहीं चाहती हूँ आप पढ़े। देखिए मेरा काम है अच्छा देना, और अब आपका अब खुद बोलते हैं ना कि अपना काम करो बाकी सामने वाले पे छोड़ दो, है ना। तो मैं 100% देती हूँ, बाकी आपका कर्तव्य है या फिर आपको जरूरत है कि आप इसको अच्छी तरह पढ़ते हैं या फिर सरसरी नज़र से उठा के देते हैं, पर पेशेंस रख के पढ़ लेंगे तो आप ही के लिए है, ठीक है। चलिए, तो गांधीवादी तत्व में पहला है समाजवादी तत्व। तो कितने आर्टिकल्स आ गए, कौन कौन से आ गए, तो एक बार में तो देखिए याद नहीं होगा, आप इसको बार बार रटना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा बुक्स में, इसमें, और ऑब्जेक्टिव भी बनाने पड़ेंगे, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, है ना। मगर मैं इसमें अलग अलग करके दिखा दी हूँ। तो देखिए गांधीवाद तत्व में क्या है, तो उद्देश्य इसका क्या है, गांधीवाद तत्व, इसमें अलग अलग करके मैं सारा आर्टिकल्स एक जगह दिखा दूंगी। पहले मैं इसमें बता दी कि क्या क्या कौन कौन सा है, और पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए गांधीवादी तत्व में क्या है, गांधी जी के विचारधारा और ग्रामीण पुनर्निर्माण। गांधी जी बोलते हैं ना कि एक वेब होता है ना,
जब बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए समुद्र है तो उसमें हम ईंट फेंकते तो इसका तरंग कैसे बढ़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो अगर ये नहीं कि यहाँ मारेंगे फिर ऐसे जाएगा, यहाँ से नीचे, तो ये कोर होता है, ठीक है। तो कोर कोर को अगर हम मजबूत करेंगे तो इसका इसका ना प्रभाव सब जगह फैलेगा, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर ग्राम ग्राम विकास है तो यानी कि देश विकास है, क्योंकि भारत है आज भी 59% लगभग जनसंख्या गांव में रहती है और इसका हृदय है भारत का, तो गांव का विकास यानी देश का विकास। तो इसीलिए बोलते हैं कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आर्टिकल से बहुत बार पूछा है, बहुत ही ज्यादा बार, ठीक है। ये आर्टिकल्स हो गया, ये आर्टिकल्स हो गया, 48 का हो गया, ये और ये खादी या कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये सब बहुत पूछते ही रहता है, देखिएगा हर एग्जाम में देखिएगा। हाँ, तो 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। और 43 में ये आ गया, देखिए कुटीर उद्योग, गांधी जी बोले जाति उति के बारे में भी गांधी जी ही बोलते हैं, शराब मादक द्रव्यों का निषेध और पशुपालन गोवंश की रक्षा, ठीक है। तो 40 में ग्राम पंचायत हो गया, और 43 में खादी व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, और 46 में क्या, अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना, है ना। तो ये भी पूछ लेगा कि डीपीएस भी कहते हैं कि हर आर्टिकल्स इंपॉर्टेंस है इसका, फंडामेंटल राइट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंस है पॉलिटी में कमांड करने के लिए ना, क्योंकि आर्टिकल्स हम भूल जाते हैं बार बार ना। ये सब तो याद रहता है कि ये सब बातें, पर किस आर्टिकल्स में है ये भूल जाते हैं, और एक दो क्वेश्चन के लिए हम प्री से बाहर हो जाते हैं, है ना। जब आप एग्जाम देंगे और जो दे रहे होंगे ये मेरी बातें को ध्यान से सुन रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें आभास होता होगा कि मैं क्या हाँ पॉइंट को आपको अच्छे से केयर करने बोलती हूँ, ध्यान देने बोलती हूँ, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी देखेंगे कि ये क्या है, इनकी 46 अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा, ये 46 में बोला गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए वही कलर ठीक लग रहा था ना, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, 47 अनुच्छेद 47 क्या बोल रहा है कि शराब व मादक द्रव्यों का निषेध, है ना। तो ये भी पूछ लेगा ना कि शराब और मादक द्रव्यों का निषेध किसमें है, ये भी तो पूछ सकता है। तो देखिएगा कि इसमें कौन से है, 47 में। और ये पूछ लेगा कि पशुपालन, और ये भी पूछेगा, देखिए इसमें 3-4 चीज याद रहे, आर्टिकल्स, और इस आर्टिकल्स में क्या बोला गया है वो, और ये किस में आता है, गांधीवादी में, समाजवादी में। पढ़ते पढ़ते आपको आभास हो जाएगा कि ये गांधीवादी है, समाजवादी है ना। तो 47 में शराब और मादक द्रव्यों का निषेध है, और 48 में है पशुपालन व गोवंश की रक्षा, ठीक है। अब उदारवादी भी तत्व है, देखिए इतने सारे, है ना। तो उदारवादी में क्या बोला है, क्यों लाया गया उदारवादी, लोकतांत्रिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करना, है ना। तो लोकतांत्रिक शासन, लोगों का शासन, जनता के लिए जनता का शासन, जनता के लिए जनता का शासन है इंडिया में। तो ये अब्राहम लिंकन का मतलब वर्ड है, मैं उसको बोलती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए उदारवादी तत्व को इसमें मेंशन किया गया। तो पहला क्या है कि संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जानते हैं ना कि अरे आचार संहिता लग गया, आचार संहिता चुनाव के टाइम में, है ना। तो वही वाला है कि 44 के अंतर्गत, तो कभी कभी पूछ देगा कि समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल्स में है, और या फिर किस भाग में भी है, ये भी पूछ देता है ना। तो ये 4 है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 45 में देखिए, 45 में क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये था, बट अभी क्या है, इसको हटा के क्या किया गया, देखिए ये ना फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डाला गया, शिक्षा और मौलिक अधिकार भी बना। देखिए जो 46वां संशोधन था ना, तो जो मौलिक तत्वों में पढ़ाई हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें देखेंगे इसका 11वां जो मौलिक अधिकार है ना, इसका 11वां मौलिक अधिकार यही है कि उसके माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 साल तक का शिक्षा दे। और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में इसको क्या बोला गया है कि जो इसको ना आर्टिकल जीवन जीने का अधिकार है ना, तो ये इनका माता पिता कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को वो शिक्षा दे, प्रारंभिक शिक्षा ना, ताकि उसको लिखने साक्षर कहलाए। अब बच्चा उठ के पढ़ने तो नहीं लग जाएगा ना, वो तो खुद ही सोचेगा अरे छोड़ो नहीं पढ़ना, क्या तभी क्या इंपॉर्टेंस जाते बच्चे, कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। तो अभी 48 ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछ रखा है, बीपीएससी में तो मुझे लगता है 69वां 70वां में शायद पूछा था, आप एक बार देखेंगे। तो ये भी 48 क्या बोल रहा है आर्टिकल्स कि पर्यावरण, वनों और वन जीवों की रक्षा,
42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। पहले तो नहीं था इसमें, मगर ये क्लॉज है, उसके सब क्लॉज भी होते हैं, बताई थी मैं। तो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1946 में, है ना। और 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, है ना, जैसे कि अभी ताजमहल था कि पीला पड़ रहा है, तो उसको किस कारण पीला पड़ रहा है, मैं इन्वायरमेंट में पढ़ाऊंगी कि ताजमहल के पीला पड़ने का क्या कारण है, उसमें कौन सा परत जम रहा है, जो पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन में क्या केमिकल है। ये मैं जब मैं इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगी ना, मैं इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट जो भी है, एक एक टॉपिक ही उठाऊंगी। अभी क्या है, इसको आधा था तो बांट नहीं सकती थी ना, आप कुछ लेंदी है तो मैं इसको बांट दूंगी, ठीक है। तो वही देखिए 39 में ये इंपॉर्टेंस है, आप ध्यान रखेंगे कि मतलब कि कौन से आर्टिकल्स के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा किस आर्टिकल्स के तहत है। तो 39 यही सब क्वेश्चन यही से बनता है, कौन से आर्टिकल्स में है, क्या बातें कही गई है, कौन सा भाग है, सामाजिक है, गांधीवादी है, या फिर क्या बोलते हैं राष्ट्रीय महत्व का है ना, मतलब उदारवादी है, ठीक है। तो अभी क्या बोलता है 50 में, ये कंफ्यूज करेगा, देखिए 50-50 बोलते हैं ना, तो न्यायालय और कार्यपालिका का पृथककरण, तो हम 50-50 में बांट दिए। जब भी पृथकीकरण का ये वर्ड याद रखिएगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण 50 में है, और 50 के बाद जब हम बांट दिए तो फिर हम बांटेंगे नहीं अपने देश को ना, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना क्या है 51 में। कुछ ऐसे ट्रिक लगा के याद रखेंगे, ठीक है। मेन उद्देश्य याद रखना, आप कैसे भी लगा लें। हाँ, तो एक सरसरी नज़र से मैं बता दूं कि अभी थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, तो देख लीजिए। तो अभी क्या है कि महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, अब टोटल में कौन सा समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी में गया वो मैं बता दी हूँ। तो अभी देखिए आर्टिकल्स इससे कौन कौन से, 36 में 36 से 51 है, ठीक है। अभी 51 बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का और न्यायपालिका और 50-50 में। तो 36 क्या है, उसकी परिभाषा, स्टेट की परिभाषा, कि स्टेट किसको मानते हैं, संप्रभुता कौन सा स्टेट है, तो ये भी पूछ लेता है। 37 में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों की प्राकृतिक न्यायालय द्वारा लागू योग्य नहीं हो, शासन के लिए मौलिक है, पर लेकिन ये शासन के लिए मौलिक है, और पर ये न्यायालय में न्याय योग नहीं है ना, कि जाके हम केस कर दें कि ये मान नहीं रहा है, बस ये तो हम केस कर दिए, इसके नहीं है, ठीक है। इसको मैं बताऊंगी थोड़ा लक्ष्य ना, चलिए ठीक है। तो 38 क्या बोल रहा कि सामाजिक न्याय और व्यवस्था, है ना। तो 38 का बताई थी, सामाजिक न्याय और व्यवस्था, और अनुच्छेद दिख रहा है, ओके। तो 39 क्या बोल रहा, नागरिकों के अधिकार, जीविका, समान वेतन, बचपन की सुरक्षा, ये 39 में दिया गया है ना। तो ये भी पूछ देता, देखिए ध्यान रखेंगे, ये मैं लिख दी हूँ, वो मैं थोड़ा सा PDF बनाने में थोड़ा सा भी इसे छूट गया था, कुछ आर्टिकल्स ना, तो मैं बाद में मेंशन कर दी, कुछ भी अब नहीं छूटा है। तो 39A में है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, मैं बता इस छूटा नहीं है, आप देखिएगा उसमें सामाजिक वाला में है, तो मैं यहाँ एक ही जगह इकट्ठा कर दी हूँ, ठीक है। तो 39A में क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है। जगह नहीं था ना तो अच्छा से नहीं लिखा है पाया, टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया, पर मैं फिर से समझा दे रही हूँ, सामाजिक समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, है ना। तो उसमें किसमें ये पूछेगा कि जो गरीबों को वकील, या कैसे भी सेंटेंस बता के बोल के दे देगा। तो मान लीजिए कोई गरीब है, उसके पास अपने न्याय के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, राज्य सरकार क्या करती है, उसे सरकारी वकील देती है ना, कि अपना पक्ष रखने के लिए। तो और 40 में, और देखिए 39A हो गया, और 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, और 41 में क्या है, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, है ना। तो काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार किसमें है, 41 में। 42 में श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य की प्रस्थितियां, 42 में। और 43 में क्या है, देखिए 43A भी है और 43B है, ठीक है। 43 ये A हो गया और B। तो इसमें क्या है, देखिए 43 में सिर्फ श्रमिकों के लिए जीविकोपार्जन योग्य वेतन ना, अब ये नहीं कि दिन भर मजदूरी की और उसको 50 रुपये दे दिए, तो कोई एक ऐसा वेतन रहेगा जिससे उसका जीविका चल सके, है ना। तो 43A में क्या है कि उद्योगों का प्रबंधन और कर्मचारियों की सहभागिता, है ना। तो उद्योगों का प्रबंधन और सहभागिता भी इसमें ये भी पूछ सकता है ना कि एक जो उद्योगों का प्रबंधन और कर्मचारियों की सहभागिता कौन से आर्टिकल्स में मेंशन है, ठीक है। तो ये 43A में है, ठीक है। तो ये हो गया उद्योगों का प्रबंधन और कर्मचारियों की सहभागिता, ठीक है। अब आगे देखेंगे, और इसमें 43B भी है जी। तो सहकारिता समितियों को बढ़ावा देने के लिए 43B है, याद रखेंगे, आप नोट कर लेंगे, थोड़ा सा कॉपी भी जब क्लास करते ना तो कॉपी भी रखा करें,
ताकि छूटे नहीं। देखिए थोड़ा सा कुछ कुछ मैं पीडीएफ बनाने टाइम नहीं रहती हूँ ना, तो ये सब थोड़ा सा पंगा होता है। तो अभी मुझे थोड़ा कहीं जाना था, इसी वजह से ये पीडीएफ मैं कल नहीं बैठ पाई, पर कोई नहीं, अभी नेक्स्ट बार से मैं 3-4 बार चेक करके ही करूँगी। पर जो छूट रहा था मैं, ये छूटा नहीं है, देखिए ऊपर ना दे रखा है, बट मैं यहाँ एक ही जगह इकट्ठा कर दी हूँ, ठीक है। तो ये 43A है और 43B है कि सहकारिता समितियों को बढ़ावा देने का 43B है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे ना। अब कुछ नहीं छूट रहा, ओके, आप टेंशन ना लें। मैं जितना बता दी हूँ इतने ही आर्टिकल से आप जहां भी उठा के देखेंगे ना वो है उसमें मेंशन, ठीक है। अब 44 में समान, देखिए समान 4-4 समान है ना, तो 4 ये भी समान, ये इक्वल है, तो समान ऐसे याद रखिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ना, यूसीसी बोलते हैं इसको। तो समान नागरिक संहिता ये 44 के तहत है। और अनुच्छेद 45 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो 42वें संशोधन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 में रखा गया, फंडामेंटल राइट्स के तहत, मौलिक अधिकार के तहत, और फंडामेंटल ड्यूटीज के 11वां ड्यूटीज है, ठीक है। तो अभी 46 में क्या है कि अभी 45 था, 46 आर्टिकल्स वहां भी मेंशन है। अब देख लेंगे जो सामाजिक तत्व है उसमें, जो अनुसूचित जाति ST SC बोलते हैं ना, ST और SC, तो ST SC क्या है, कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो उनके लिए स्कूल खोलना, उनके लिए PG VG रखना, बोलते हैं ना कि लड़कियों के लिए छात्रावास बोलते हैं, छात्रावास को स्थापित करना, तो ये सब रहता है। तो ये किस आर्टिकल्स के 46 के तहत आएगा वो वहां देख लेंगे, ठीक है। फिर 47 क्या बोला कि पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य, है ना, पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बोला गया है। और इसमें देखिए 48A उधर पढ़ाई हूं मैं, अब देख लेंगे। आर्टिकल्स कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरा पढ़ेंगे ना तो कुछ भी नहीं पढ़ा, बस मैं यहाँ इकट्ठा करके लिख दी हूँ, ठीक है। तो 48 क्या बोला कि कृषि और पशुपालन का संगठन, गोवंश की रक्षा, इसमें दुधारू पशुओं का भी आएगा, है ना, दुधारू पशुओं का। 48 में पर्यावरण संरक्षण और वन तथा वन जीवों की रक्षा, है ना। तो ये 48 है, वहां देखिएगा, वहां 48A लिखा गया है, तो उसमें 48, अच्छा सॉरी यहाँ तो लिखा हुआ, सॉरी। तो देखिए पर्यावरण की रक्षा और 42वां संशोधन 1946 में जोड़ा गया, है ना। तो 48 में कृषि पशुपालन का संगठन और गोवंश की रक्षा, में दुधारू जो पशु होते हैं उनके संरक्षण के लिए 48, और 48A में लिखा गया कि वन जीव इसमें भी आएगा, पशुपालन कृषि है ना, गोवंश, और इसमें वन जीव भी आएगा, ठीक है, वन जीव की सुरक्षा, ठीक है। थोड़ा बुक भी देख लेंगे जब पढ़ेंगे, तो ये पढ़ लीजिए। मैं 1-2% देखिए 100% भी बुक से भी क्वेश्चन कहीं भी उठा के देखे, मगर इतना कर लीजिएगा तो 99% तो आपका कवर ही हो ही जाएगा। आप देख लेंगे पढ़ के ना, और क्वेश्चन बना के। तो बोलेगा कि 48 पर्यावरण की रक्षा 42 संशोधन 1976 के तहत इसको ऐड किया गया, ठीक है। हाँ, 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करना, जहाँ भी टूट फूट हो रहा है तो वहाँ पे रक्षा करना और उसको सुरक्षा करना। फिर 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथककरण करना, और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, है ना। तो अभी देखिए मैं इकट्ठा यहाँ कर दी हूँ कि जो संशोधनों के द्वारा परिवर्तन, 42वां संशोधन में कौन कौन सा 1976 में हुआ था, तो 39A, 43A, 48A, तो वो ऊपर भी मेंशन है और नीचे यहाँ इकट्ठा रख दी ताकि आपको याद रहे, है ना। और 44वां संशोधन 1978 में DPSP को प्राथमिकता दी गई है और कुछ मामले में मौलिक अधिकारों को ऊपर रखा गया। तो देखिए DPSP को मौलिक अधिकार से ऊपर माना गया है। तो ये किस संशोधन के द्वारा बोला गया है ना, तो ये 44वां संशोधन पर कुछ मामलों में मौलिक अधिकार ऊपर है ना। तो जब इसमें दोनों में डिफरेंट करेंगे ना, तो मैं एक अलग क्लास अगर बोलेंगे तो मैसेज कीजिएगा कि दोनों में अंतर क्या है और ये कैसे ऊंचे है वो बताऊंगी मैं। तो 46वां संशोधन 2002 में क्या किया गया, 45वें शिक्षा का अधिकार संशोधित हुआ, उसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल्स A में जो बाद में वो भी बना ना, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज का 11वां कर्तव्य ना, तो आप देख लेंगे पीछे वाले क्लास में। अब इसकी विशेषता क्या है ना, जब इतना जो तामझाम हुआ है DPSP को लाया गया है, तो क्यों लाया गया, तो देखिए ये जस्टिटेबल नहीं, यानी कि अदालत में इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, कि ये लागू नहीं हो रहा तो अदालत के द्वारा ये नहीं, इसका कोई सुनवाई नहीं है अदालत में। ये सरकार की नीति मार्गदर्शक का काम करता है, जैसे कि सरकार को एक कल्याणकारी राज्य, गांधीवादी राज्य और उदारवादी राज्य बनाने के लिए एक मार्गदर्शक दिखाता है ना, कि हाँ ये करो तो ऐसे होगा, समाज का कल्याण होगा,
राज्य का विकास होगा, गांव का विकास होगा और उदारवादी बनेंगे, लोगों के लिए काम किया जाएगा, जनता के लिए, लोकतांत्रिक है तो जनता के लिए काम किया जाएगा ना, जनता का सरकार चुना हुआ तो जनता के लिए काम करेगा, ठीक है। और ये 3 संविधान के निर्माताओं ने इसे राज्य का आत्मा कहा है ना। तो राज्य का आत्मा किसको बोला जाता है? डीपीएसपी को ना, ये इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखेंगे। फिर डीपीएसपी प्लस मौलिक अधिकार इक्वल टू भारतीय संविधान के अंतरात्मा है, ये भी याद रखेंगे, है ना, कि दोनों कौन कौन अंतरात्मा, देखिए आत्मा डीपीएसपी और अंतरात्मा दोनों मिलके ना डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, क्योंकि इसके बिना तो राज्य और लोग हैं ही नहीं। जब तक फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेगा कोई आदमी कैसे अपना व्यक्तित्व विकास कर जाएगा, जब तक उसमें स्वतंत्रता नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, बसने का अधिकार नहीं है ना। तो वो सब फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ेंगे। और अब महत्व क्या बता रहा है? हाँ, ये भारत का कल्याणकारी राज्य की दिशा में ले जाता है। अगर डीपीएसपी क्या करता है कि समाजवादी जितने भी है, मान लो समान वेतन, ये कल्याणकारी कार्य ही तो है। एसटी/एससी के लिए काम करना, सहभागिता करना, सहकारिता के लिए काम करना, ये कल्याणकारी कार्य है। और सरकार की गरीबी हटाने, सामाजिक न्याय, शिक्षा, पर्यावरण, समानता जैसे लक्ष्यों को भी प्रेरित करता है ना। तो अभी देखिए वो क्या करता है, गरीबी हटाने के लिए समान वेतन, फिर न्याय, सामाजिक न्याय के लिए जो वकील दिया जाता है, शिक्षा, पर्यावरण के लिए ध्यान देता है। तो ये समानता और लक्ष्यों को प्रेरित करता है ना। मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन बनाता है ना। तो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उसमें संतुलन बनाने का भी कार्य करता है। संक्षेप में कहा जाए तो देखिए मैं इसलिए कि अगर मेंस में तो पूछते ही है क्वेश्चन। अब अभी कौन सा मेंस हुआ था, शायद उसमें भी बीपीएससी का मेंस में शायद पूछा था, आप एक बार देखेंगे। राज्य की नीति निर्देशकता तो शासन के लिए मार्गदर्शक का सिद्धांत है और जिन्हें सीधे लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य बनाने में इसका योगदान अत्यधिक है ना। धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी कार्य और समाजवादी, है ना, समाज के लिए कार्य करना, समाज के कल्याण के लिए काम करना, तो ये कार्य करता है। आज मैं थक गई हूँ थोड़ा, कंटिन्यू बोलने से ना देखिए हार्ड नहीं लगता, पर कंटिन्यू आप क्लास ले रहे हैं, अब नहीं कि चलो स्टॉप है, आप रुको, मैं फिर से क्लास को जोड़ूँ, तो कंटिन्यू करना पड़ता, तो गला थोड़ा सूखता है। तो देखिए तब तक ध्यान रखिए अपना, काफ़ी लेंदी हो गया क्लास, 30-32 मिनट कुछ होता नहीं है, बट देखिए मैं तो चाहती हूँ कुछ भी ना छूटे, जो चैप्टर पढ़ाओ मेरे तरफ से तो कुछ भी ना छूटे, देखिए। और जो भी थोड़े छूट रहे तो आप बताएंगे, है ना। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये करते रहें, है ना। सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें। और ज्ञान की पूंजी है जो सबसे बड़ा, जो कभी धन कुबेर बोलते हैं कि मतलब कि शिक्षा कुबेर है ये, तो ज्ञान कुबेर, तो ज्ञान इस कुबेर को बनाए रखें, थोड़ा थोड़ा अर्जन करते रहें, ये कभी खत्म नहीं है। आप कितना भी खर्च कर ले तो ये खत्म नहीं होगा। अभी मैं खर्च कर रही हूँ आप लोगों में, तो मेरा भी नहीं खर्च होगा, और भी ज्ञान मुझे इकट्ठा होता जाएगा और मैं और सीख रही हूँ। जहाँ भी थोड़ा सा वीक पॉइंट है उसको मैं और भी स्ट्रांग हो रहा है मेरे, तो इसी तरह आप समझ सकते हैं कि ये धन शिक्षा कुबेर है, उसको बनाए रखें अपने लिए और देश के लिए, फ्यूचर के लिए और अपने सक्सेस के लिए, है ना। तो चलिए तब तक अपना स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। नमस्कार।